नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2025 विधानसभा चुनाव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जो सीट है, जो जादुई आंकड़ा है, वो लाना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बार कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग सीट को लेकर भी, एनडीए के अंदर भी सिटिंग सीट को लेकर हो, या फिर जिन सीटों पर हार हुई है उसको लेकर हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार मैदान में बाजी मारने की तैयारी कर रही हैं। और आज जिस सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि बीते 2020 के चुनाव में इस सीट पर एनडीए खेमे से वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। बड़े इल्जाम, बड़े आरोप कहीं ना कहीं दूसरे ऊपर लगाए गए, भीतरघात की बात भी की गई। लेकिन इस बार जो मुकेश सहनी है वो पाला बदल चुके हैं। अब वो एनडीए गठबंधन में नहीं है और दूसरी तरफ आईएनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ वो अक्सर मंचों पर नजर आते हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि उनकी इस पुरानी सीट यानी सिमरी बख्तियारपुर सीट पर इस बार चुनावी मैदान में कौन होगा। क्या मुकेश सहनी आएंगे या फिर जो राजद के सिटिंग विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन, वही मैदान में उतरेंगे। एनडीए से चेहरा कौन हो सकता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। सिमरी बख्तियारपुर और मुकेश सहनी कैसे देखते हैं? पहले तो तिवारी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। सिमरी बख्तियारपुर नाम में ही है बख्तियारपुर, तो लोग समझते हैं कि बख्तियार बिन खिलजी आक्रमणकारी। चर्चा भी है कि बख्तियार खिलजी जब बिहार, उनका जब बंगाल का दौरा चल रहा था, तो उनका जहां जहां पे आक्रमण का जो चल रहा था, उनका वो आक्रमण किए हुए थे ना बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय में भी वही विध्वंस किए हुए हैं। तो बख्तियार खिलजी ने जहां जहां पे पड़ाव डाला, वहां वहां उनके नाम पे कुछ ना कुछ नामांकन हुआ। कहा जाता है कि बख्तियारपुर में भी उन्हीं के नाम पे नामांकन हुआ है। कहा जाता है कि सिमरी बख्तियारपुर भी इसी का भाग है। वहां भी उनका पड़ाव डाला गया था, उनके सैन्य दस्ता का पड़ाव था। काफी लंबे समय तक, 3-3, 4-4 महीने तक पड़ाव डाल के रखा सेना का दस्ता। तो ऐसा किंवदंती है। एक किंवदंती ये भी है कि उसमें चकवाड़, बेगूसराय के आसपास में एक सामू चकवाड़ की राजधानी थी। चकवाड़ वंश भूमिहार ब्राह्मण समाज से रखते थे, गंगा पे उनका राज होता था। तो चकवाड़ के महाराजा थे बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह का एक समय बंगाल से पूरा बिहार को वो पृथक कर लिए थे। तो महाराजा बख्तावर सिंह के नाम से बख्तियारपुर का नाम पड़ा और सिमरी बख्तियारपुर का। तो इसमें ये भी है कि बख्तावर सिंह का जो राज्य था वो फरकिया परगना, खगड़िया और सहरसा का जो फरकिया परगना जो पानी में डूबा रहता था एक समय में, उसका एक तरह से सर्वेक्षण नहीं हो पाता था। आज भी वहां पे टोपोलैंड की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उनका जो महाराजा बख्तावर सिंह और उनके पुत्र का निधन भी फरकिया परगना में ही हुआ था, नवाबों के साथ लड़ाई के चक्कर में। और यहाँ पे नवाब भी थे, चूंकि ये सीमा था। सिमरी बख्तियारपुर जो था चकवाड़ राज का अंतिम था, प्रहरी था। तो हो सकता है, और यहाँ पे नवाबों की भी राजधानी रही है। नवाब देख ही रहे हैं, नवाबों की पुश्तैनी सीख रही है, जमींदारी रही है। तो एक एंगल ये भी हो सकता है चकवाड़ और नवाबों के बीच के संघर्ष है, क्योंकि बख्तावर खिलजी कब आए, कहां पड़ाव डाले, तो ये भी विषय रहा है। बिल्कुल। तो अब चर्चा करते हैं राजनीति। बिल्कुल। क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी के नाम की वजह से काफी ज्यादा चर्चित, मुकेश सहनी के नाम की वजह से अभी प्रचलित है। क्योंकि जब इनके समीकरण की बात करेंगे तो भी हम बताएंगे कि क्यों प्रचलित है, आखिर वास्तव में अति पिछड़ा का सीट ये क्यों होना चाहिए। लेकिन एक एंगल ये भी देखिए, ये नवाबों का सीट रहा, बिल्कुल जमींदारी रही है। 1952 से पहले, आजादी से पूर्व भी यहाँ के नवाब ब्रिटिश काउंसिल में एमएलसी और कुछ जो होते थे ना प्रतिनिधि, प्रतिनिधि वो चुने जाते थे। 1952 में पहले विधायक जयलाल मंडल हुए, लेकिन उन्होंने किसको हराया? नवाब चौधरी नजरुल हसन। ये कौन थे? वर्तमान में जो विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन, उनके पिताजी महबूब अली कैसर। तो यूसुफ सलाउद्दीन के परबाबा थे, फॉरफादर थे, मतलब चौथी पीढ़ी। अभी जो विधायक है वो उनकी चौथी पीढ़ी है।
और 1957 में, 62 में, 67 में, 72 में, 77 में, 80 में, 85 में मोहम्मद सलाउद्दीन वहां से विधायक रहे, जो चौधरी महबूब अली कैसर के पिताजी थे। इस बीच में मात्र एक टर्म आया 1969 जब रामचंद्र प्रसाद चुनाव जीते थे। ये लगातार 1957 से लेके 1985 यानी 1990 तक, 57 से लेके 1990 तक जो है नवाब परिवार का यहाँ पे कब्जा रहा। उससे पहले भी 52 की लड़ाई में उनके पिताजी जो थे नवाब साहब, वो महज मामूली 100 के अंदर मतों से, 100 या 150 मतों से वो चुनाव हारे थे, पहला चुनाव। अब आ जाइए 1990 में पहली बार यहाँ से यादव जीते। अच्छा, दिनेश चंद्र यादव जो भी मधेपुरा के सांसद है, पहले खगड़िया के भी सांसद रहे हैं, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया लोकसभा का हिस्सा है। भले ये सहरसा जिले का पार्ट है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका खगड़िया है। अब देखिए फिर 1995 और 2000 में चौधरी महबूब अली कैसर बड़े नेता खगड़िया से सांसद रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। देखिए नवाब परिवार के साथ ये रहा है कि पार्टी कोई भी रहे, लेकिन राज उनका चलता है। उनका पकड़ है जनता के बीच में। फॉरवर्ड समाज के वोट भी, चूंकि नवाब है, फॉरवर्ड समतुल्य है, खुद को फॉरवर्ड बोलते हैं, तो सवर्ण समाज के बीच इनका अच्छा पैठ है। अब देख लीजिए 2005 में फिर दिनेश चंद्र यादव यहाँ से विधायक बने। फिर 2009 में उपचुनाव हुआ जब दिनेश चंद्र यादव खगड़िया से सांसद बन गए। हाँ, खगड़िया से ही सांसद बने थे 9 में, अभी मधेपुरा से सांसद। तो 2019 से ही लगातार मधेपुरा के सांसद। बिल्कुल। तो 2009 में जो उपचुनाव हुआ फिर महबूब अली कैसर विधायक बन गए। फिर 2010 में जो है अरुण कुमार, डॉक्टर जेडीयू के अभी भी नेता है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बिल्कुल। तो 2010 में वो विधायक बने। 2015 में फिर दिनेश चंद्र यादव, क्योंकि चुनाव हार गए थे। 2014 में जदयू अकेले लड़ी थी, चुनाव हार चुके थे। 15 में महागठबंधन का लहर था, जीत गए। जेडीयू और आरजेडी साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी, जीत गए चुनाव। फिर देखिए 2019 में फिर उपचुनाव हुआ। 2019 में फिर सांसद बन गए मधेपुरा से, सीट खाली हो गया। तो फिर यहाँ से आरजेडी के जफर आलम यहाँ से विधायक बने। अभी देखिए 2020 में फिर नवाब परिवार चौथी पीढ़ी यूसुफ सलाउद्दीन। और हराया किसको? मुकेश सहनी को। भले 1500-1600 2000 के अंदर के मतों से हार हुई है, बहुत बिल्कुल टक्कर हुआ है, कांटे का टक्कर हुआ है। लोग इसमें बोलते हैं कि मुकेश सहनी के हार में दिनेश चंद्र यादव का अहम रोल। अच्छा, मतलब भीतर घात। और भी एक हुआ कि मुस्लिम मत वीआईपी के साथ कुछ थे, वहां पे योगी आदित्यनाथ की सभा हो गई, तो कार्यकर्ताओं ने वोट, मुकेश सहनी के जो कैडर मुसलमान वोट थे वो भी बिदक गए। और एक लोजपा से खड़े हो गए। पहली बार हमको लगता है कोई फॉरवर्ड किसी रिकॉग्नाइज पार्टी से टिकट लेके 6-7 वोट लेके आ गए संजय सिंह, जबकि कोई तुक नहीं बनता है। अगर समीकरण मतलब हराने में उनका भी हाथ रहा। समीकरण की बात करें तो ये पूरा पिछड़ों की सीट है, नवाब परिवार जीत रहा है। मुसलमानों की संख्या तो 50-60 हजार बहुत सीटों पर है। नवाब परिवार का अपना दबदबा, मतलब 2020 में मुकेश सहनी यह सीट जीतते हैं। बिल्कुल, नवाब परिवार का अपना दबदबा है, अपना वर्चस्व है। इस वजह से वो सीट को मेंटेन करे, क्योंकि 60,000 मुसलमान, 50,000, 60,000, 65,000 मुसलमान तो बहुत सारे सीटों। बिल्कुल। तो लेकिन ये नवाब परिवार का अपना है, उनके पिताजी 3-4 पीढ़ी से राजनीति करते आ रहे हैं, उनका अपना व्यवहार है, स्वभाव है, तो उस वजह से ये सीट जो है मेंटेन हो रहा है। अगर सिमरी बख्तियारपुर के समीकरण की हम बात करें, जो जातीय समीकरण है, तो यहाँ कुल 3,65,000 वोटर है टोटल। हम बता रहे हैं ये सीट प्योर पिछड़ा, अति पिछड़ा का सीट है। अब मुसलमान की सबसे पहले बात कर लें। मुस्लिम वोटर 60,000 है, सिर्फ 60,000, सिर्फ 60,000, जिसमें सभी मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड सब मुसलमान है। लेकिन ये नवाब जो परिवार है वो एक जमींदार सिमरी बख्तियारपुर का जो क्षेत्र था वो नवाब के द्वारा ही शासित रहा है। वहां की जमींदारी नवाबों की रही है, क्योंकि अब जो भी है जिस कारण से भी नवाब वहां के जमींदार रहे हैं। तो आज भी, क्योंकि जब मुस्लिम समाज का डिमोनिशन हो रहा था, बहुत जगह भूमिहार जमींदारी बिहार में मुसलमानों को हरा के खरीद के वो टेक ओवर कर रहे थे, तो फिर भी ये कोसी का एक ये टुकड़ा रहा, जिसके कारण नवाब का जो झंडा है आज भी बुलंद है। तो ये देखिए मुसलमान 60,000 है, यादव यहाँ पे 54,000 है। 54,000 यादव है, 60,000 मुसलमान है। फॉरवर्ड वोटर 40,000 है।
फॉरवर्ड 40,000, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत अधिकांश भूमिहार और कायस्थ लगभग नगण्य, थोड़ी बहुत उपस्थिति है भूमिहारों की कुछ गांवों में, कायस्थ तो नगण्य के है ही नहीं। ब्राह्मण और राजपूत ठीक ठाक गांव मिल जाते हैं, छोटे छोटे गांव है, कुछ बड़े भी गांव है, मतलब ठीक ठाक आबादी, ठीक ठाक, मतलब सब जोड़ कर 40,000 की आबादी। 40,000 फॉरवर्ड वोटर। फॉरवर्डों की सीट ये नहीं रही, कभी लड़े भी नहीं है, कभी विधायक भी नहीं, और मतलब कहा जाए कि ये इतने महत्वपूर्ण इस सीट पर नहीं है। नहीं। उसके बाद आ जाइए दलित वोटर 71,000 है, दलित फैक्टर है। दलित के लिए आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, पासवान भी है, मुसहर भी है, बहुत सारे सभी जाति हैं। उसके बाद आ जाइए जो फैक्टर करता है मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह, अकेले 50,000 मल्लाह है समूचे बिहार में। अगर मल्लाह के डोमिनेट 50,000 या 50,000 से अधिक वोटों वाला मल्लाह का कोई सीट है तो पहला सीट होगा सिमरी बख्तियारपुर। ये मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले के भी किसी सीट से ज्यादा है, इतनी संख्या मल्लाहों की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप केवल एक मल्लाह जाति की बात कर रहे हैं, पूरे निषाद समाज की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मल्लाह जो है 50,000 के आसपास है, और अदर ओबीसी ईबीसी जिसमें कोरी कुर्मी भी आ जाता है, कोरी कुर्मी होंगे, बेलदार होंगे, नोनिया होंगे, बनिया होंगे, कलवार होंगे, वैश्य समाज का होगा, सूरी होगा, तेली होगा, धोबी होगा, नाई होगा, कसाई होगा। धोबी तो अब शेड्यूल कास्ट में है, जो 55 वोटर है। अदर ओबीसी ईबीसी 90,000 है। ये तो अति पिछड़ा ये तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सीट अगर 50,000 मल्लाह का वोटर है यहाँ पे, और गैर यादव जो बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी ईबीसी है, पिछड़ा अति पिछड़ा जाति, वो 90,000 है, तो तकरीबन 1,40,000 1,50,000 ये तो पिछड़ों का बिल्कुल अच्छा सीट है। यहाँ तो कायदे से स्वाभाविक रूप से यादव समाज को फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यादव उस क्षेत्र में डोमिनेट करता होगा, क्योंकि आबादी तो वोटर तो 54,000 है, क्योंकि पिछड़ों की आबादी ज्यादा है, दलितों की आबादी ज्यादा है, तो सहरसा जिले का क्षेत्र है, कोसी के किनारे का क्षेत्र है, तो संभावना बन सकता है कि यादव, फिर भी यादव चुनाव कब लड़े? यादव दिनेश चंद्र यादव पहली बार 1990 में जीते, फिर जो भी जीते वही जीते। हाँ, उससे पहले तो मुस्लिम और अति पिछड़ा लड़ते थे, रामचंद्र जेलाल मंडल, रामचंद्र जी तो राजद से 2 बार मुसलमान विधायक हुए, जफर आलम हुए, अभी यूसुफ सलाउद्दीन है, तो सीट मुसलमानों को राजद ने दिया है यहाँ पर यादव। देखिए इसमें स्वाभाविक रूप से मुसलमान 60,000 है, नवाब परिवार का वर्चस्व दबदबा है, अपना जमीनी पकड़ है। एक साइड से तो मुस्लिम उम्मीदवार को आना चाहिए, वो आएंगे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नवाब परिवार का अपना यहाँ पे पारिवारिक और राजनीतिक इतिहास पृष्ठभूमि रहा है। तो चाहे एनडीए से आए या इंडिया से आए, एक परिवार से नवाब परिवार आएंगे। ये दावेदार की तो बात कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म जो है, दूसरा पक्ष में यहाँ से यादव के बदले अति पिछड़ा चुनाव लड़ना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज में खास करके मल्लाह समाज का बहुत बड़ा आबादी है यहाँ पे। या तो एनडीए प्रतिनिधित्व बहुत कम है, या तो अगर जेडीयू ही यहाँ चुनाव लड़ती है तो किसी यादव को लड़ाने के बदले किसी अति पिछड़ा समाज को, क्योंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, इतना शानदार सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनके सूची में ये सिमरी बख्तियारपुर में अति पिछड़ा क्यों नहीं है? वो अति पिछड़ा खोजते हैं जहानाबाद में, वो अति पिछड़ा खोजते हैं दूसरे जगह पे। तो मैं अगर अति पिछड़ा आपको लड़ाना है तो उसके गढ़ में लड़ाइए, ये उससे बड़ा अति पिछड़ा का गढ़ क्या होगा? अति पिछड़ा लड़ाना चाहिए। जितना सिमरी बख्तियार, बगल के सीट बेलदौर में भी अति पिछड़ा काफी संख्या में है, मल्लाह तो बहुत ज्यादा वोट है। तो सिमरी बख्तियारपुर एक ऐसा सीट है जहां पे अति पिछड़ा का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मल्लाह समाज चुनाव लड़े, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग करता है। यहाँ पे मल्लाह समाज, पिछले बार मुकेश सहनी बहुत कम अंतर से 1600-1700 वोटों से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए दावेदारी में, देखिए अभी वीआईपी जो है आरजेडी के साथ है, बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल अलायंस में है। तो मुकेश सहनी चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं उसके पार्टी के मुखिया है, तो सवाल पैदा नहीं होता है कि ये सीट छोड़े, क्योंकि आरजेडी का भी सिटिंग सीट है, बिल्कुल, और वो भी नवाब परिवार का। अब देखना होगा, मुकेश सहनी तो सीट नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो चूंकि ये सीट छोड़ देंगे तो फिर मल्लाह को कौन सा सीट चाहिए? या तो ये भी हो सकता है कि सीट वीआईपी का है, कैंडिडेट जो है नवाब परिवार का हो जाए। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि मल्लाहों की सीट है, मल्लाहों के मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ सीट ये मान रहे हैं अपने संख्या बल और सामाजिक संतुलन के हिसाब से। तो हो सकता है अगर
यूसुफ सलाउद्दीन, मुकेश सहनी को ये सीट मिल जाता है, तो मुकेश सहनी या उनके भाई संतोष सहनी, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर नवाब परिवार क्या करेगा? अच्छा, ये एक और बात है कि 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो एक कहानी चली थी कि इस सीट पर मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे थे, बल्कि उनके भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बीच में आकर इन पर दबाव दिया कि आप चुनाव लड़िए। देखिए, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर का समीकरण मिलता जुलता है। यह तो अगर देखिए, बेलदौर से भी देखिए, पिछले बार कांग्रेस से चंदन यादव लड़े थे, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, जमीन की राजनीति थोड़ा उनका कम है, दिल्ली की राजनीति करते हैं, राहुल जी के साथ घूमते रहते हैं। हाँ, हमको लगता है कि राष्ट्र का अच्छा पदाधिकारी पद पे बैठे हों। हाँ, लोजपा से निषाद लगता है। तो एक यह हो सकता है कि राजद आपसी सामंजस्य में इंडिया गठबंधन में बेलदौर और सिमरी बख्तियार की सीट में एक सीट पे यादव, एक सीट पे अति पिछड़ा कर सकती है, या तो अति पिछड़ा लड़ जाए, यहाँ पे क्या कहते, दोनों में एक सीट अति पिछड़ा लड़े, दूसरा सीट मुस्लिम लड़े जाए, क्योंकि यादव के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे सीट हैं। तो बेलदौर और ये क्या कहते हैं सिमरी बख्तियारपुर में यादव लड़े, वो भी तेजस्वी यादव के पार्टी से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब यादव के लिए बहुत सारा सीट है लड़ने के लिए, तो कहीं से भी लड़ सकता है, क्योंकि एडजस्ट करना है नवाब परिवार को, एडजस्ट करना है अति पिछड़ा समाज को। अब तो महबूब अली कैसर भी आ गए हैं पार्टी में। बिल्कुल, पहले वो लोजपा में थे। बिल्कुल, राजद में। अब देखिए, अगर यहाँ से नवाब परिवार को टिकट नहीं मिलता है सिमरी बख्तियारपुर से, ऐसा थोड़ी कुछ चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल, उनका तो रहा है कि पार्टी जन्मसिद्ध अधिकार है बदलना हमारा। महबूब अली कैसर ही देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोजपा से सांसद हुए, अभी राजद से विधायक है, वो भी खुद राजद में आ गए, खुद राजद में आ गए। तो कह सकते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। अगर राजद ये सीट अपने गठबंधन में मुकेश सहनी जी को देती और मुकेश सहनी यूसुफ सलाउद्दीन को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, खुद ये लड़ते हैं, अपने भाई को वहां से चुनाव लड़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जदयू की तरफ चले जाएंगे, जा सकते हैं, एनडीए की तरफ जा सकते हैं। और नीतीश कुमार से कैसर जी का रिश्ता बड़ा अच्छा है, रिश्ता भी बड़ा बढ़िया है, हो सकता है नवाब परिवार से आते हैं, टिकट भी मिल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे लड़ाई ऐसे भी नवाब बनाम मल्लाह का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्र का भी ये डिमांड है, बाकी अब फिर जनसुराज भी है। मतलब एनडीए, मतलब इंडिया अलायंस, मतलब आईएनडीए, ये गठबंधन में इस सीट पर माथा पेची तो जरूर है, माथा पच्ची इंडिया गठबंधन में जरूर है। अब एनडीए में देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार, आप बोले प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, दिनेश चंद्र यादव जी के आदमी है, विधायक भी रहे उनके उपचुनाव जीतने के बाद, तो डॉक्टर अरुण कुमार की दावेदारी है जदयू से। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार के दावेदारी पे भारी पड़ेगा यूसुफ सलाउद्दीन, क्योंकि अगर इधर से उनको बेटिकट होता है तो नीतीश कुमार उनको अपने तरफ लेने हो सकता है यूसुफ सलाउद्दीन की जगह महबूब अली कैसर ही मैदान में आ जाए। महबूब अली, क्योंकि अब वो सांसद नहीं, खुद चुनाव लड़ जाए जदयू के टिकट पे सिमरी, क्योंकि उनकी पुश्तैनी सीट रही है और मल्लाह के भावनाओं से जुड़ा हुआ सीट। वो देख रहे हैं हमारी इतनी बड़ी संख्या बिहार में, मल्लाह का कोई सबसे बड़ा सीट है तो ये सिमरी बख्तियारपुर है, यहां से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है, हम जीत नहीं पा रहे हैं, जीत तो दूर, हमें टिकट नहीं मिल रहा है, हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये मल्लाहों के भावनाओं से जुड़ा हुआ सीट हो गया है। मुकेश सहनी भी सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब पेंच फंस गया है, हो सकता है मुकेश सहनी को बेलदौर बोल दिया जाए लड़ने के लिए। देखिए, ये अभी की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ हैं, तो इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से इंडी गठबंधन में यहाँ पर थोड़ा दांव पे चलाया जा सकता है। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी का भी एक अपना इतिहास है पार्टी गठबंधन इधर से उधर करने का। अब चुनाव आते आते कहीं उधर से इधर आ गए, तो वैकेंसी भी तो देखिए, जदयू एनडीए गठबंधन कितनी पार्टियां हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी सीट नहीं मिले हैं, लोजपा है, भाजपा है, तो अब इसमें फिर मुकेश सहनी भी आ गए, एडजस्ट कहाँ होंगे, कितनी सीटें इनके लिए दी जाएगी? पिछली बार तो 11 मिल गई, पिछली बार 11 मिली, तो घट जाएंगी, 5 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए मुश्किल है। इस गठबंधन में जगह नहीं। नीतीश कुमार ने तो और अपना क्या जातिगत जनगणना जो है नीतीश कुमार जी जो है निकाल दिए, उसमें मल्लाहों की संख्या सार्वजनिक हो गई। अब क्या सही है क्या गलत है, कितना
क्या फंसाना है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कैसा जनगणना हुआ, क्योंकि ना उनको तो पंचायत वाइज सार्वजनिक करना चाहिए था, नहीं पंचायत कम से कम प्रखंड वाइज सार्वजनिक करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हम लोग खुद जोड़ लेते भैया कितना हम लोग हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो झोल तो पूरा है। अब लेकिन मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं, मल्लाहों का आवाज उठाते हैं, मल्लाहों के साथ साथ अति पिछड़ों की बात करते हैं, नाम में सनाफ मल्लाह है, बिल्कुल अति पिछड़ों की बात करते हैं, तो पूरे निषाद समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि 9% से अधिक हमारी आबादी है निषादों की। अब जितनी भी आबादी हो, 9% हो या 2% हो या 99%, उसमें वो लगभग 20 जातियों को जोड़ देते हैं, जो भी वो जोड़ते हो, तो ये हम उस पर अब टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार, बिहार सरकार एक सर्वे रिपोर्ट निकाल चुकी है, अब वो सर्वे रिपोर्ट बहुत सारी इतना है कि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में भी उनके मुताबिक सीटें तेजस्वी ने उन्हें दी नहीं, अपने मन से सीटें मिली, और वो सीटें मिली जो तय था कि हार होनी है। अब ये देख लीजिए, इतना तय सिमरी बख्तियारपुर और बेलदौर दोनों में किसी एक सीट पे मल्लाह इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेगा ही। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ी चिंता है तेजस्वी के लिए भी कि अगर मुकेश सहनी नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर यूसुफ सलाउद्दीन को कहां सेट करे। और अगर आप देखिए ना, जो प्रखंड वाइज, जैसे सिमरी बख्तियारपुर में देखिए क्या कहते हैं, 3 प्रखंड आता है, सिमरी बख्तियारपुर, शखुआ और आपका आता है महेशी ब्लॉक का 7 पंचायत। तो सिमरी बख्तियारपुर जो सृजन होता है, इसका स्वाभाविक जो है, जो इसका क्षेत्र का समीकरण और इसका जो सोशल इंजीनियरिंग बोल रहा है, ये खुद बता रहा है कि यहाँ पे अति पिछड़ा को चुनाव जीतना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी सोशल इंजीनियरिंग में यहाँ पे अति पिछड़ा को क्यों नहीं आप प्रमोट किए, ये थोड़ा एक उनके सोशल इंजीनियरिंग पे प्रश्न चिन्ह लाता है, क्योंकि आप दिनेश चंद्र यादव को प्रमोट कर रहे हैं, विधायक बनाए, सांसद बनाए, इसी क्षेत्र से बनाया है, लेकिन ये आप तो उनको सांसद भी बना दिए, तो उसके बाद तो इस सीट पे अति पिछड़ा को लड़ाना चाहिए। वास्तविक में इस सीट पे अति पिछड़ा को ही चुनाव जीतना चाहिए। अति पिछड़ा अगर काउंटर करने के लिए कोई है, दोनों में तो नवाब परिवार, एक अति पिछड़ा, एक तरफ मुसलमान, यही यहाँ इस क्षेत्र का जो है, क्योंकि नवाब परिवार का एक बड़ा पृष्ठभूमि है, लड़ते आए हैं, तो एक तरफ से तो वो लड़ेंगे, चाहे इधर से लड़ेंगे इधर से लड़ेंगे। चलिए अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि सिमरी बख्तियारपुर की लड़ाई 2025 में किस करवट लेती है और मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं। क्या तेजस्वी यादव उनको यह सीट देने के लिए मान जाएंगे? क्या मुकेश सहनी एक बार फिर सिमरी बख्तियारपुर से 25 में चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनकी जगह उनके भाई जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, जो कि पिछले बार ही तैयारी में थे, नहीं लड़ पाए नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के कारण, तो क्या वो इस बार मैदान में आ पाएंगे, या फिर नवाब परिवार यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी से अपने इस सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे उस गठबंधन में? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या नीतीश कुमार की तरफ भी वो आ सकते हैं? अपने आप में बड़े सवाल हैं। डॉक्टर अरुण कुमार के नाम की भी चर्चा है, जो जदयू में अभी भी हैं, इस सीट से पहले भी इस सिंबल पर, जदयू के सिंबल पर विधायक रहे हैं। तो बहुत कुछ इस सीट पर निगाहें जो हैं हर किसी की टिकी हुई हैं, और सबसे ज्यादा तो सबकी नजर यही है कि मुकेश सहनी का क्या फैसला होगा, क्योंकि 19 में लोकसभा चुनाव हारे, फिर 20 में विधानसभा चुनाव हारे, 24 में चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, तो क्या 25 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, या फिर केवल भाई को ही हराने की तैयारी चल रही है? बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच जो सूत्रों से जानकारी मिली, वीआईपी पार्टी से जो खबर मिली कि किसी भी हाल में हम सिमरी बख्तियारपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।